हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अपर्णा शर्मा, लेक्चर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम बीए सेकेंड ईयर प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं में अमेरिका के संविधान के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन यानी कि पृथक्करण, नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सरकार के इन तीनों अंगों का परस्पर संबंध कैसा होना चाहिए, यह समस्या राजनीति विज्ञान में अत्यंत विवादास्पद रही है। और इस संबंध में समय समय पर जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है उनमें मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत सबसे अधिक प्रमुख है। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाते हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का विचार है कि व्यवस्थापिका का काम कानून बनाने का होना चाहिए, कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित करे और उनके अनुसार शासन चलाए तथा न्यायपालिका उन कानूनों के अनुसार निर्णय करे। शक्ति विभाजन सिद्धांत का सबसे प्रमुख प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू है और मॉन्टेस्क्यू ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि सरकार के 3 अंग में से अपने प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए। मतलब सरकार के जो तीनों अंग हैं वो तीनों अपने अपने क्षेत्र में पृथक और स्वतंत्र होने चाहिए। उसे अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और उसके द्वारा दूसरे अंग के कार्यों को प्रभावित करने या उस पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। आग और रे ने, जो कि एक प्रमुख विचारक हैं, उन्होंने कहा है, अमेरिकी शासन का कोई लक्षण इतना प्रमुख नहीं है जितना कि नियंत्रण तथा संतुलन की धारणा के साथ अपनाया गया शक्ति विभाजन का सिद्धांत है। अमेरिकी संविधान निर्माताओं पर शक्ति विभाजन सिद्धांत का प्रभाव। अमेरिकी संविधान के निर्माता अमेरिका में एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे और इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि शासन अत्यधिक शक्तिशाली होकर नागरिक स्वतंत्रताओं को आघात न पहुंचा सके। इसके लिए उनके द्वारा न केवल संघीय शासन को अपनाया गया और संविधान में प्रथम 10 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई, बल्कि अपने संविधान को शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर भी आधारित किया गया। संविधान निर्माता मॉन्टेस्क्यू के शक्ति विभाजन सिद्धांत से बहुत अधिक प्रभावित थे। उनका विश्वास था कि जितनी अधिक शक्ति होती है उतनी ही अधिक उसके दुरुपयोग की आशंका रहती है। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य मैडिसन ने इस संबंध में चेतावनी देते हुए अपनी प्रसिद्ध पत्रिका फेडरलिस्ट में लिखा था कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सारी शक्तियों का एक ही हाथों में एकत्रित होना, चाहे वह एक व्यक्ति हो, थोड़े हों या अधिक हों, चाहे वंशानुगत हो, स्वतः नियुक्त हो या निर्वाचित हो, अत्याचारी शासन की उपयुक्त परिभाषा कही जा सकती है। मतलब कि उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो शासन की जो 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों का अपने अपने क्षेत्र में पृथक पृथक रूप से कार्य किया जाना ही उचित है। तीनों अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करें और एक दूसरे कार्य में हस्तक्षेप ना करें। इसी को शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है। अमेरिकी संविधान और शक्तियों का पृथक्करण। संविधान में शक्ति विभाजन सिद्धांत को अपनाने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई और न ही संविधान में किसी स्थान पर शक्ति विभाजन सिद्धांत को परिभाषित किया गया है। लेकिन शक्ति विभाजन सिद्धांत अमेरिकी संविधान की मूल भावना है और संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेदों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संविधान शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। अनुच्छेद 1 खंड 1, संविधान में प्रदान की गई समस्त व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां एक कांग्रेस में निहित होगी। अनुच्छेद 2 खंड 1, समस्त कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 3 खंड 1, न्याय संबंधी समस्त शक्ति एवं सर्वोच्च न्यायालय तथा उन नीचे के न्यायालयों में निहित होगी जिन्हें कांग्रेस समय समय पर प्रतिष्ठित एवं स्थापित करेगी। तो इस प्रकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाएगा। संविधान निर्माता ये चाहते थे कि न केवल सिद्धांत में बल्कि व्यवहार में भी सरकार के इन तीनों अंगों की प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए। उनके द्वारा अपने कार्यों का संपादन एक दूसरे से अधिकाधिक स्वतंत्र रहकर किया जाना चाहिए। अतः संविधान सरकार के इन अंगों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं करता है। वो इस प्रकार है
शासन के तीनों अंगों के सदस्यों के चयन में भिन्न भिन्न प्रक्रिया, मतलब सरकार के जो तीनों अंग हैं, जैसे कि कांग्रेस है उसमें सीनेट और प्रतिनिधि सभा है, तो उनके सदस्य जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल के द्वारा मतलब कि जनता के द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट के अनुसमर्थन पर राष्ट्रपति के द्वारा होती है। हालांकि आज राष्ट्रपति के परोक्ष निर्वाचन की बात केवल एक सिद्धांत में ही है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने सरकार के 3 अंगों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, परोक्ष निर्वाचन और मनोनयन की पद्धति यह सोचकर भी अपनाई थी कि सरकार के तीनों अंगों की प्रकृति अलग अलग रहे। नेक्स्ट, शासन के एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान। अमेरिका में कोई भी नागरिक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के इन तीनों अंगों में से किसी एक अंग की सदस्यता ही प्राप्त कर सकता है। यदि कांग्रेस के किसी सदस्य को मंत्रिपरिषद का सदस्य और न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया जाए तो पद ग्रहण करने से पूर्व उसे कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। यह व्यवस्था ब्रिटेन की व्यवस्था से एकदम विपरीत है। नेक्स्ट है सरकार के विभिन्न अंगों का अलग अलग कार्यकाल और कार्यकाल की निश्चितता। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष, सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष। न्यायाधीशों की नियुक्ति जीवन पर्यंत के लिए होती है और वे सदाचार पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त इन सभी संस्थाओं का कार्यकाल निश्चित है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। राष्ट्रपति कांग्रेस के किसी भी सदन को समय से पूर्व भंग नहीं कर सकता है और कांग्रेस केवल महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर ही राष्ट्रपति अथवा न्यायाधीशों को अपने पद से पदच्युत कर सकती है। महाभियोग असामान्य और अत्यंत कठिन और जटिल प्रक्रिया है। नेक्स्ट, विविध अंगों के सदस्यों के उत्तरदायित्व के संबंध में भिन्नता। संविधान के द्वारा भी चुनाव के संबंध में जो व्यवस्था की गई है उसके आधार पर प्रतिनिधि सभा का सदस्य अपने आप को जिले के मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी समझता है। सीनेट सदस्य स्वयं से संबंध संघ की इकाई अर्थात संपूर्ण राज्य के प्रति उत्तरदायी समझता है। राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी है और न्यायाधीश संविधान के प्रति उत्तरदायी है। तो इस प्रकार इन सब के अतिरिक्त शक्ति विभाजन सिद्धांत से प्रभावित होने के कारण ही अमेरिका में संसदात्मक शासन को नहीं बल्कि यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है और अमेरिका में इसको क्यों अपनाया गया। तो शॉर्ट में हम इसको समझ सकते हैं कि जो सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों अपने अपने क्षेत्र में पृथक पृथक रूप से कार्य करेंगी और इनको कोई भी एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। इसके बाद आता है नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का आशय यह है कि शासन के विविध अंग एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि शक्तियों का संतुलन स्थापित हो और सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण तथा संतुलन, ये 2 सिद्धांत ऊपर से देखने पर परस्पर विरोधी प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों सिद्धांतों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। ये दोनों सिद्धांत और व्यवस्थाएं तो एक दूसरे की सहायक और पूरक हैं। इन दोनों सिद्धांतों का उद्देश्य एक ही है और वह यह है कि शासन की शक्तियों को मर्यादित करके संविधानवादी शासन की स्थापना, जिसने शासन नागरिकों की स्वतंत्रताओं को कोई आघात न पहुंचा सके, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर